हाय फ्रेंड्स, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिवृद्धि, शिक्षण अभियोग्यता एवं शिक्षण कौशल से संबंधित इस सीरीज के आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ शिक्षक की योग्यताएं एवं शिक्षक के गुणों से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। और ये प्रश्न आपके सिलेबस से संबंधित हैं और आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं आज के इस अंक को और डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों के आंसर पर विस्तार से। शिक्षक की योग्यताएं एवं गुणों से संबंधित इस टॉपिक का यह भाग 2 है। कल के अंक में हमने इस टॉपिक से संबंधित 14 प्रश्न हल किए थे। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और हमने उस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना था। प्रश्न था, निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है। प्रश्न में क्या था, सबसे अनिवार्य यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट कंपलसरी, जिसे आप नकार नहीं सकते, और यदि ये गुण उसके अंदर नहीं होगा तो वह एक टीचर नहीं बन सकता। अर्थात सबसे अनिवार्य गुण माना जाता है एक शिक्षक के लिए, वह है ऑप्शन नंबर 1, उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, जब तक टीचर को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, यह किसी भी शिक्षक का सबसे अनिवार्य यानी मोस्ट कंपलसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है, तो उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। अधिकांश ने जवाब दिया उसमें भरपूर धैर्य यानी संयम होना चाहिए। यह भी एक टीचर का गुण है, लेकिन सबसे पहले उसे अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी वह एक शिक्षक बनेगा, और उसके बाद उसमें धैर्य और संयम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा, और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, आप ध्यान में रख लीजिए। आज का पहला प्रश्न ये रहा, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर क्या होगा। इस प्रश्न की भाषा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। एक टीचर है, वह कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाता है, अर्थात अधिक पढ़ा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक ही पीरियड में पूरा चैप्टर को समाप्त कर देना, अधिक गृह कार्य भी दे देना, या जल्दबाजी में अधिक कंटेंट को पढ़ाना। ठीक है, सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाना, तो इससे क्या होगा, उच्च स्तर पर योगदान, सटीक शब्दार्थ, प्रभावी प्रभाव या पृष्ठपोषण में देरी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पृष्ठपोषण में देरी, या कहीं पर इसे प्रतिपुष्टि में देरी ऐसा भी लिखा होगा, यानी फीडबैक में दूरी। पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि या फीडबैक एक ही शब्द हैं। तो यदि कोई टीचर कक्षा में अधिक कंटेंट पढ़ाएगा यानी सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे उसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उन्हें हौच पौच होगी, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप उन्हें फीडबैक देने में यानी टीचर को पृष्ठपोषण देने में देर होगी। तो डिले इन फीडबैक आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिपुष्टि में देरी, पृष्ठपोषण में देरी या फीडबैक में देरी होगी। इसलिए किसी भी पीरियड में यानी किसी भी कक्षा में उतना ही कंटेंट पढ़ाना चाहिए जितना बच्चे आसानी से समझ सकें। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गुणों वाला कौन सा अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टीचर्स के गुण यानी क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ लिखी गई हैं। तो कौन सा शिक्षक आपको सबसे अच्छा लगता है, जो समय का पाबंद हो, ये भी टीचर होना चाहिए। ठीक है, जो अनुसंधान की ओर प्रवृत्त हो, टीचर को शोध कार्यों में लगा रहना चाहिए, अनुसंधान की तरफ उसका रुझान होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए, एक प्रकार का शोधकर्ता टीचर होना चाहिए। जो लोकप्रिय और आदर्शवादी दृष्टिकोण वाला हो, यानी टीचर को डेमोक्रेटिक और आइडियलिस्टिक होना चाहिए। जो प्राय छात्र छात्रों का मनोरंजन करता हो, मनोरंजन करता भी टीचर का होना चाहिए, लेकिन
प्रायो यानी अधिकांश, तो अगर कोई टीचर ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन करेगा तो वो टीचर भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जो लोकप्रिय हो यानी सभी बच्चों के साथ समान रूप से रहता हो, जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्रवाद या अमीरी गरीबी इस प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठा हो। ठीक है, यानी जो डेमोक्रेटिक वे में सबको समान दृष्टि से देखता हो और आइडियलिस्टिक हो, यानी उसके कॉन्सेप्ट आइडियल हों। ठीक है, आदर्शवादी हो, तो ऐसे टीचर सबसे अधिक पसंद किया जाता है या सबसे अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। चारों टीचर से संबंधित गुण हैं, लेकिन हमें इसमें से सबसे अच्छे को क्रैक करना था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, जो निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है। तो इस प्रश्न की भाषा पर थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित कीजिए कि कम संसाधनों का प्रयोग करके, यानी कम से कम रिसोर्सेस, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षक के प्रयास से और स्व अधिगम यानी सेल्फ लर्निंग पर जोर देकर विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो शिक्षक के बारे में सबसे बेस्ट ऑप्शन स्टेटमेंट कौन सा होगा। शिक्षक सफल है, शिक्षक प्रभावी है, शिक्षक बुद्धिमान है, शिक्षक व्यवहारिक है। देखा जाए तो सभी ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सही उत्तर है इस प्रश्न का शिक्षक इफेक्टिव है यानी प्रभावी है। टीचर से इसमें क्या है, इफेक्टिव है, टीचर इज इफेक्टिव। ठीक है, तो यदि मिनिमम रिसोर्सेस के साथ टीचर्स प्रयास करता है और सेल्फ लर्निंग पर जोर देकर बच्चों की लर्निंग रिजल्ट्स को सुनिश्चित करता है, तो इट मीन्स वह टीचर इफेक्टिव है। और यही एक शिक्षक का गुण होना चाहिए, उसकी एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी एक एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि मिनिमम रिसोर्सेस के साथ मैक्सिमम रिजल्ट और बेस्ट रिजल्ट, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए मिनिमम रिसोर्सेस क्वांटिटी के साथ। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। प्रश्न की भाषा पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों को कोई टीचर संबोधित कर रहा है, तो उस समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट यानी तत्व कौन सा होगा। सान्निध्य से बचना, यह तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुनरावृत्ति विराम नहीं है। वाक स्वराघात परिवर्तन यानी वाक मॉड्यूलन या स्थिर भंगिमा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वाक स्वराघात परिवर्तन यानी वाक मॉड्यूलन। वाक स्वराघात परिवर्तन या वाक मॉड्यूलन से तात्पर्य है जब टीचर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा है कक्षा में, यानी टीचिंग कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, तो टीचर के शब्दों में उतार चढ़ाव, ध्वनि में उतार चढ़ाव, कई शब्दों को बोलने में थोड़ा सा ध्वनि ऊंची करनी पड़ती है, कहीं पर आवाज़ को स्लो करना पड़ता है। तो एक प्रकार की पिच, आपकी वॉइस में पिच होनी चाहिए, आपके हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, स्वरों का उतार चढ़ाव होना चाहिए, यानी आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए शब्दों के अनुसार, यानी किस शब्दों को आप तेज बोलोगे, किस शब्दों को आप स्लो बोलोगे। इसको कहते हैं वाक स्वराघात परिवर्तन या वाक मॉड्यूलन। मुझे लगता है इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसान करने के लिए अंग्रेजी के पोर्शन पर परीक्षा हॉल में अवश्य ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। शिक्षण का यानी टीचिंग का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, यानी बेस्ट मेथड कौन सा है इनमें से। व्याख्यान तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वन वे होता है। व्याख्यान में शिक्षक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं, वह केवल श्रोता होते हैं, केवल सुनते हैं शांत बैठकर। विचार विमर्श यानी डिस्कस, ये भी अच्छा है डिस्कशन, लेकिन इसमें हो सकता है ज़्यादा हल्ला हो जाए, ज़्यादा शोर हो जाए। वर्णन, केवल वर्णन करने से भी नहीं हो सकता है। सही उत्तर है प्रश्न का निरूपण। ठीक है, तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग इनमें से है निरूपण, ये आप ध्यान में रखना। समझ गए आप।
और निरूपण को यदि आप सरल भाषा में लाना चाहते हैं, सही से समझना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रदर्शन या नमूना। प्रदर्शन या नमूना अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपने सुना होगा, जब आप बच्चों का एग्जीबिशन करवाते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हो, प्रदर्शन करवाते हो, कोई प्रदर्शनी लगवाते हो, तो यह शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग होगा, उससे बच्चे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो यह भी शिक्षण का एक टाइप्स है, एक मेथड है, यानी निरूपण अर्थात प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, नमूना मेथड भी आप इसे कह सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी रिसर्च विधि या रिसर्च धारा, अनुसंधान धारा, शोध धारा है जिसे तत्काल रूप से उपयोग में लाया जा सकता है या लाया जाता है? संकल्पनात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान या अनुभविक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च से संबंधित 2 वीडियोज में पहले अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने वो वीडियोज वॉच किए हैं तो आप इस प्रश्न के उत्तर को डायरेक्ट दे दोगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 2, क्रियात्मक अनुसंधान। तो तात्कालिक उपयोग में लाने वाली अनुसंधान को कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च होता कहाँ पर है? विद्यालय स्तर पर। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक, प्रबंधक या इस प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय, विद्यार्थी यानी स्कूल की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए किया जाने वाला अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। और इसका रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं, इसलिए इसको तत्काल में रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। और यह एक प्रकार का सीमित अनुसंधान है, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। इसे करता कौन है? टीचर्स या स्कूल स्टाफ, कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता ही है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। तो शिक्षण की प्रभावकारिता पर सबसे अधिक निर्भर करता है शिक्षक को विषय की समझ, यानी जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है, शिक्षक को उस विषय की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसकी उस विषय पर पकड़ कितनी है, कितना उसे उसका नॉलेज है, और वह बच्चों को टीचिंग के दौरान किस तरीके से उसे समझाता है, यह शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। आपको जवाब देते समय, साइकोलॉजी के प्रश्न को हल करते समय हमेशा स्टूडेंट के फेवर में जाना है, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ वर्तमान में जो एजुकेशन है वो हो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बाल केंद्रित है, ना कि टीचर सेंटर्ड, अच्छा अर्थात शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक में निम्न व्यावसायिक गुणों में से कौन से गुणों का होना आवश्यक है? यहाँ पर एक टीचर के गुणों को दिया गया है, तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए यानी इफेक्टिव टीचिंग के लिए शिक्षक में इन व्यावसायिक गुणों में से किन गुणों का या कौन से गुणों का होना इम्पोर्टेंट है यानी जरूरी है? पहला, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभ्यास होना चाहिए, एकदम सत्य। टीचर का एक गुण है कि उसे जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है टीचर से संबंधित, कई बार डाइट में होता है, कई बार SCERT या NCERT या किसी अन्य संस्थाओं द्वारा होता है, तो इसका अभ्यास होना चाहिए, एक्सरसाइज उसकी होनी चाहिए कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं और उसको कैसे अपने टीचिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए। यह भी एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए टीचर का गुण है कि टीचर में प्रयोग करने यानी प्रैक्टिकल करने और रिसर्च यानी अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए, ताकि वह नए नए तथ्यों को खोज सके और शिक्षण में अधिक पारदर्शिता लाकर बच्चों के हित में अच्छी टीचिंग करके उनको बेस्ट रिजल्ट दे सके। अगला है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि होना चाहिए, एकदम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए टीचर को, जैसे
एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट है या कल्चरल प्रोग्राम है। उसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर होने वाले कई ऐसे कार्य होते हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। डांस होता है और स्पीच है या कोई जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस प्रकार की जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें टीचर को इंटरेस्ट होना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। तो ये ऊपर के तीनों गुण एक व्यावसायिक गुण के रूप में जाने जाते हैं। तो 3 गुण मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ और 2 मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसके अतिरिक्त जो ऊपर 3 है, तो अपने कर्तव्य यानी व्यवसाय के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। टीचर की जो ड्यूटी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारी है, यानी उसका जो व्यवसाय है उसके प्रति उसे निष्ठावान होना चाहिए। शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। यह तो पहली प्राथमिकता है कि टीचर को विषय की समझ, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और छात्रों के प्रति लोकतांत्रिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो किसी भी टीचर में अपने स्टूडेंट्स के प्रति डेमोक्रेटिक और आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट या दृष्टिकोण होना चाहिए। इस प्रकार का दर्शन टीचर के अंदर होना चाहिए कि वह लोकतांत्रिक हो, आदर्शवादी हो और सबको समान दृष्टि से देखता हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ एक शिक्षक में होनी चाहिए, तभी हम उस शिक्षक को अच्छा शिक्षक मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श शिक्षक कैसा होता है, यानी एक आइडियल टीचर कैसा होता है? मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बनकर, क्या ऐसा होता है? विद्यार्थियों को उनके पढ़ाई में सहायता करने वाला, ऐसा भी होता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला, ऐसा भी टीचर होता है। लेकिन केवल पाठ्यक्रम पढ़ाना ही शिक्षक आदर्श नहीं बन सकता। अच्छा अनुशासन बनाए रखकर ज़्यादा अनुशासन भी आपको आइडियलिस्टिक नहीं बना सकता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो मित्र यानी बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड रहता है, जो दार्शनिक है यानी शोध, अनुसंधान, रिसर्च के कार्यों में लगा रहता है और नई नई समस्याओं को हल करता है, नए कॉन्सेप्ट लाता है, और बच्चों का मार्गदर्शक होता है यानी उनका एक प्रकार का सुविधादाता होता है, उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। यानी एक प्रकार का मार्गदर्शक, सुविधादाता, काउंसलर है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करता है और उन्हें भविष्य के लिए अच्छी बातें बताता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और इन पर आपको ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, देख लीजिए। अंतरंग सेवा, जिसे इन सर्विस कहते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है? अंतरंग सेवा, इस प्रकार के कठिन शब्द आएंगे, आपको एग्जाम हॉल में इंग्लिश वाले पोर्शन पर ध्यान देना है। अंतरंग सेवा को अंग्रेजी में कहेंगे इन सर्विस। जब आप जॉब पर लग जाते हो, इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कभी डाइट में या कभी स्टेट लेवल पर होती है, कभी ब्लॉक स्तर पर होती है, उससे कहते हैं इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग। तो अंतरंग सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को कैसे प्रभावी यानी इफेक्टिव बनाया जा सकता है? प्रशिक्षण पैकेज को पहले से ही तैयार कर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रशिक्षण के अनुवर्तन तरीकों यानी फ्लो अप का अभ्यास कर, सहकारिता का प्रस्ताव उपयोग में लाकर, यह तो हो नहीं सकता। निवासीय प्रशिक्षण बनाकर, ये भी नहीं हो सकता। ये बेकार के ऑप्शन बनाए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रशिक्षण के अनुवर्तन तरीकों यानी फ्लो अप का अभ्यास कर। यानी जो प्रशिक्षण के अनुवर्तन तरीके हैं अर्थात फ्लो अप हैं, उनका अभ्यास करके, एक्सरसाइज करके। समझ गया आप? तो यह प्रशिक्षण शिक्षक के व्यवसायिक विकास के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो उनके ज्ञान तथा शिक्षण अधिगम स्तर को उच्च और ज़्यादा प्रभावी बनाने में सहायता देता है। तो जो भी ट्रेनिंग होती है उसको फ्लो अप करके, उसका एक्सरसाइज होनी चाहिए, अभ्यास उसका होना चाहिए, तब आप एक प्रभावी टीचर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, एक अच्छा शिक्षक यानी ए गुड टीचर अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों पर रखेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करेंगे, कमजोर छात्रों पर और अधिक ध्यान देंगे, गरीब छात्रों की मदद के लिए पैसा देंगे। देखा जाए तो आपको सभी ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन सभी इसके उत्तर नहीं हो सकते।
हाँ, ये सभी एक अच्छे टीचर्स की क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ में आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको सही उत्तर को हिट करना है। सही उत्तर है अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों पर रखेंगे। यहाँ पर एक कठिन शब्द डाला गया है, वर्गखंड। वर्गखंड का मतलब है कक्षा यानी क्लास। कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए भाषा को थोड़ा सा जटिल कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर अभ्यर्थी को डाउट हो। तो आप एक अच्छा शिक्षक तब बनोगे जब आप कक्षा में यानी क्लास में अपनी आंख से सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखोगे, यानी सबके प्रति समान प्रकार की विचारधारा रखोगे। एक प्रकार के आइडियलिस्टिक और डेमोक्रेटिक वे में आप बच्चों को देखोगे, ठीक है, यानी तटस्थ रूप से देखोगे, सबको समान दृष्टि से देखोगे। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद आप कर सकते हैं, ये आपका अपना निजी हित है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आपका निजी हित है। कमजोर छात्रों पर और अधिक ध्यान देंगे, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें रेमेडियल क्लास भी दे सकते हैं, ठीक है। रेमेडियल क्लास आप अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी क्लास को पढ़ा रहे होंगे तब आप पूरी कक्षा पर समान रूप से ध्यान देंगे। गरीब छात्रों की मदद के लिए पैसा देंगे, ये भी आपका अपना व्यक्तिगत गुण हो सकता है या आपका पर्सनल कोई तरीका हो सकता है कि आप गरीबों की सहायता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है यदि उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो। क्या केवल पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी होने से आप एक अच्छा अध्यापक बन सकते हैं? यह एक टीचर का गुण है। आगे देखते हैं, वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, यानी हाउ टू कंट्रोल स्टूडेंट्स। वह अपना विषय जानता हो, उनकी शैली अच्छी हो। देखा जाए तो सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रश्न के उत्तर को समझ चुके होंगे। अच्छा अध्यापक बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अपना विषय का नॉलेज, यानी वह अपना विषय जानता हो, फिर दिलचस्पी भी उसमें होगी, और विद्यार्थियों को तो नियंत्रित करना इतना कठिन है नहीं। शैली भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी नंबर 3, ठीक है। तीसरे नंबर का जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, पठन पाठन विधि के निम्न चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? जब आप क्लास टीचिंग कर रहे हैं, पठन पाठन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो निम्नलिखित चरणों में से आप किस स्टेप पर, किस चरण पर सबसे अधिक ध्यान दोगे? तैयारी यानी प्रिपरेशन, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, तुलना यानी कंपैरिजन, सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। तो किस पर आप सबसे अधिक ध्यान देंगे? वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की अवश्य ही कोशिश कीजिए। सही उत्तर है प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तुतिकरण। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, यानी प्रेजेंटेशन। जब आप पठन पाठन कर रहे हैं, इस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो टीचर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रेजेंटेशन पर। प्रेजेंटेशन कब देते हैं? आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। यदि आप पढ़ाते समय सबसे अधिक ध्यान दोगे, सबसे अधिक समय दोगे, तो उससे बच्चे समझेंगे और अच्छे से अंडरस्टूड करके वह उनके लिए हेल्पफुल होगा और वह उसका सदुपयोग करेंगे। बाकी तैयारी आप पहले करोगे, तुलना बाद में करोगे, सामान्यीकरण इसमें हो नहीं सकता। तो प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण सही जवाब है इस प्रश्न का, ठीक है। आखिरी के 2 प्रश्न हैं, ध्यान से देख लीजिए। इस प्रश्न की भाषा पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए ताकि आप आसानी से इससे समझ सकें, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है, आपका पीरियड आरंभ हो चुका है, यानी आपका पीरियड आरंभ हो गया है। आप कक्षा में कुछ देर से पहुँचे, आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा था। आपके पहुँचते ही शांति हो गई। ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न की भाषा पर ध्यान दीजिए, आप उत्तर आसानी से कर लोगे। यानी आपका पीरियड आरंभ हो चुका है, आप कक्षा में कुछ देर से पहुँचे, पहले आप ही थोड़ा लेट हो गए, देर में पहुँचे। आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में शोर यानी हल्ला हो रहा था, तो आपके पहुँचते ही वो शांत हो गई, सारे बच्चे चुप हो गए। तो जब आप कक्षा में घुसोगे, जाओगे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, ये हमें बताना है। ऐसे कोड वर्ड्स को पकड़ना है, फिर सही उत्तर की तरफ आपको बढ़ना है। पहला,
आप कक्षा में छात्रों से पूछेंगे कि कौन कौन शोर मचा रहा था और शोर मचाने वालों को दंड देंगे। ऐसा भी आप कर सकते हो यदि ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। आप छात्रों की इस गलती से नाराज होकर उस पीरियड में उनको नहीं पढ़ाएंगे। कई बार टीचर ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा, आप नाराज़गी प्रकट करते हुए बच्चों को कभी ऐसा ना करने की चेतावनी देंगे। यानी आप पहले बच्चों के प्रति नाराज़गी प्रकट करेंगे, आप नाराज़ हो जाएंगे और बच्चों को ऐसा कभी ना करने की चेतावनी या सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। आखिरी ऑप्शन है, आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। यानी आप क्लास में जाओगे और बिना किसी आदेश के, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सुझाव, एडवाइस, सलाह के टीचिंग वर्क शुरू कर दोगे। सही उत्तर को यहाँ पर हमें करेक्ट करना है। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। हो सकता है आप ऑप्शन नंबर 3 सोच रहे होंगे, लेकिन आप नाराज़गी प्रकट करते हुए बच्चों को कभी ऐसा न करने की चेतावनी दोगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कक्षा में देर से पहुँचे, यानी पहले ही आप थोड़ा गलत थे। दूसरा, आपके कक्षा में जाती बच्चे शांत भी होगी। और एक बात ये भी है कि आप कक्षा को हमेशा शांत नहीं रख सकते। कक्षा हमेशा सजीव होनी चाहिए, जीवित होनी चाहिए। यानी बच्चों को कक्षा में बातचीत करनी चाहिए, और ख़ासकर तब जब क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे आपस में वार्तालाप या कोई डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए इसका सही उत्तर होगा। और यदि आप टीचर हैं या टीचर बन रहे हैं तो इन फ्यूचर आप इन प्रकार के जो मेथड हैं, स्किल्स हैं, उनको अवश्य ही इम्प्लीमेंट और अप्लाई कीजिएगा अपनी क्लास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मानते हैं आप किसको इनमें से? जो जिज्ञासु हो, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, यानी मेमोरी पावर अर्थात याददाश्त अच्छी हो, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो, या जो आगे की सीट पर बैठता हो और शंका समाधान के लिए बार बार प्रश्न पूछता हो। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम आगे की सीट पर बैठ रहा है तो वो इंटेलिजेंट होगा, हो सकता वो इंटेलिजेंट ना हो। जिज्ञासु हो सकता है, मेमोरी अच्छी हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो मेधावी है। मेधावी होने के लिए कक्षा के अन्य छात्रों से उस बच्चे को श्रेष्ठ होना पड़ेगा, यानी जो अन्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा नॉलेजेबल है, हर काम को जल्दी करता है, उसका IQ अच्छा है, प्रतिभाशाली है, यानी इंटेलिजेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, इसका जवाब आपको देना है पुनः। शिक्षक की सफलता होती है, यानी टीचर कब सक्सेस होता है? उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व की अच्छी विशेषता होनी चाहिए, विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि, या उसका अच्छा पठन। तो शिक्षक की सफलता इनमें से किस पर डिपेंड करती है? उसका चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं पर, उसके विद्यार्थियों की हाई अचीवमेंट यानी उच्च उपलब्धि पर, या उसके अच्छे टीचिंग स्किल पर यानी पठन पर? इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में अवश्य ही पिन कीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कमेंट आपका अवश्य बनता है। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन प्रश्नों को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप दूसरों को वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिले और वे भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।